अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए केस है, केस नंबर 5 उस सीरीज़ का जो मैं अपने हॉस्पिटल में देखती हूँ, यानी कि डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल का। तो ये मैंने 2 हफ्ते पहले देखा था। तो इसमें देखने से पहले मैं आपको कह दूँ, जो भी मुझे करता है कमेंट, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट पर्सन। और बहुत ही कम मुझे गिने चुने ही आते हैं। आप लोग कुछ लिखते ही नहीं हैं, मतलब आप लोग कुछ तो मतलब ये कि आपका ओपिनियन होता होगा, तो आप लिखा करें, उसको प्लीज़ कन्वे किया करें और दूसरों को भी बताएं ताकि वो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को। अच्छा, ये केस मैंने 2 हफ्ते पहले देखा था। इसमें a 55-year-old man presented with fever and altered mental status since 4 days. He was known to have diabetes mellitus since 18 years and he was on oral hypoglycemic agents. He was also hypertensive. There was no history of ischemic heart disease or asthma. On examination, he was dehydrated. His blood pressure was 110 by 70 millimeter of mercury. Pulse was 100 beat per minute. Temperature was 100 degree Fahrenheit, and his respiratory rate was 26 beats per minute with deep shallow breathing. His GCS was 13 by 15. His abdomen was non-tender. CVS examination was unremarkable. His chest was clear on auscultation. Central nervous system examination showed no focal deficit, only GCS was 13 by 15. Neck was supple and cardiac sign was नेगेटिव, यानी कि फीवर के साथ ये पेशेंट आया था और ड्राउजी, बिल्कुल ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस था इसका, ठीक है। लेबॉर्ट्री डाटा आप देखिए। हिज हीमोग्लोबिन वॉज 14.5 ग्राम डेसीलीटर, TLC was 14,000 per millimeter cube, platelets were 2,59,000, sodium was 130 milliequivalent per liter, potassium was 3.4, chloride was 99 and bicarbonate was 15 milliequivalent per liter. Blood glucose level was 289 milligram per deciliter, creatinine was 1.4, urea was 80, urine DR showed numerous pus cells, glycosuria and ketone were 4 plus in the urine. ABG stored pH 7.3, PCO2 28 millimeter of mercury, dengue NS1, ICT malaria all were negative. Chest X-ray was normal. ECG showed sinus tachycardia. Blood culture and urine culture were sent from the emergency department. ठीक है, तो फीवर के साथ आया, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ आया ये पेशेंट, और 55 ईयर्स ओल्ड था और इसको 18 ईयर से डायबिटीज़ थी, ठीक है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ थी इसको, ठीक है, और हाइपरटेंसिव भी था और 4 दिन से इसको बुखार आ रहा था और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस जब मैंने देखा तो बिल्कुल यानी कि 13 by 15 इसका GCS हुआ था, डिहाइड्रेटेड था, ब्लड प्रेशर उसका लो हुआ था, पल्स 100 पर मिनट थी, टेम्परेचर था उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ था, डीप शैलो ब्रीदिंग हो रही थी और एब्डोमेन नॉन टेंडर, CVS एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल और चेस्ट क्लियर था उसका, ठीक है, कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं था, कोई नेक में रिजिडिटी नहीं थी और कार्डियक साइन नेगेटिव था। CNS एग्जामिनेशन में सिर्फ GCS उसका 13 by 15 हो रहा है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन आप देखें, इसमें क्या क्या एबनॉर्मेलिटी है लेबॉर्ट्री डाटा में देखिए। हीमोग्लोबिन उसकी ठीक है, TLC बहुत बड़ा हुआ है, सोडियम उसका कम हुआ है 130, पोटेशियम उसका 3.4, क्लोराइड 99, बाइकार्बोनेट उसका कम हुआ है 15, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है 289, क्रिएटिनिन 1.4, यूरिया 80, यानी कि बड़े में हैं ये सब। यूरिन DR में अब हमने देख लिया कि उसको जो फीवर हुआ था, यूरिन DR में उसको एक तो इन्फेक्शन के साइन आ रहे हैं, ग्लाइकोसूरिया भी हो रहा है और कीटोन बॉडीज़ उसके पॉजिटिव हो रही थी। ABG में उसको pH 7.3 थी, यानी कि एसिडोसिस में वो गया हुआ है। डेंगू NS1, ICT मलेरिया और चीज़ें आप फीवर के लिए जो भी हैं वो आपको रूल आउट कर देना चाहिए, वो नेगेटिव आ गया था। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल था, ECG में साइनस टैकीकार्डिया था। ब्लड CS, यूरिन CS हमने भेज दिया ताकि उससे पहले हम उसके बाद जो है ना एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसको स्टार्ट करें, ठीक है। अब डायग्नोज करने के लिए अब क्या डायग्नोसिस बनी उसकी, टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ। हम समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ ना
कीटोएसिडोसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर टाइप 1 के साथ होता है और बहुत दफ़ा ये होता है कि टाइप 1 के पेशेंट यंग एडल्ट्स वो प्रेजेंट ही डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ हो रहे होते हैं, यानी कि पहली दफ़ा की प्रेजेंटेशन होती है उनकी ज़्यादातर। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि टाइप 2 में भी ये हो सकता है। तो डायग्नोज एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, अब आपने देख लिया कैलकुलेट एनाइन गैप, पहले भी मैंने आपको बताया था 1-2 दफ़ा पहले जब हमने किया था। तो सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, तो इसमें पेशेंट का 133 सोडियम है, 98 क्लोराइड है और 15 इसका बाइकार्बोनेट है। तो अब हमने इसको जब निकाला तो ये आ गया एनाइन गैप इज इक्वल टू 20, यानी कि 12 इज़ नॉर्मल और ये 20 आ रहा है, ठीक है। तो हाई है, तो हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। अब नेक्स्ट जो है आप सीरम ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट कर लें। तो ऑस्मोलैरिटी 2 सोडियम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर प्लस ग्लूकोज इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर डिवाइडेड बाय 18 प्लस BUN मिलीग्राम पर डेसीलीटर डिवाइडेड बाय 2.8, ये इसका फॉर्मूला है। जब हमने इसको निकाला तो पेशेंट का 133 सोडियम है, उसको 2 इंटू 133 प्लस 289 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2.8, ठीक है। ये आपने किया तो हमारे पास आ गया इसका ऑस्मोलैरिटी निकल आई 310 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी कि ऑस्मोलैरिटी भी इसकी ज़्यादा हुई भी है। अब डायग्नोसिस क्या बन गई, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेज्ड सीरम ऑस्मोलैरिटी। और इसमें हमने यूरिन में देखा था कि उसको ग्लाइकोसूरिया भी हो रहा है और कीटोन बॉडीज़ भी प्लस हैं 4+, तो इसको डायग्नोसिस बन गई डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और उस कीटोएसिडोसिस हमेशा जो है ना प्रेसिपिटेट होता है किस तरह, या तो इंसुलिन की डोज या हाइपोग्लाइसेमिक डोज मिस करी हो पेशेंट ने, या फिर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। तो इसमें हमें इन्फेक्शन मिल रहा है यूरिन में, UTI हुआ हुआ है उसको, ठीक है। तो ये जो इसको ड्राउजीनेस ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस था वो हाई सीरम ऑस्मोलैरिटी कीटोएसिडोसिस की वजह से हो रहा है। तो हम थोड़ा सा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देख लेते हैं कि इनिशियल सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया कि वो हो सकता है टाइप 1 में पेशेंट प्रेजेंट ही इस तरह हो यंग एडल्ट के कोमा में वो आ जाए। एक अच्छी तरह मुझे याद है जब हम लोग रेजिडेंसी कर रहे थे तो हमारे पास एक ऐसे 19 ईयर्स का एक लड़का आया था कोमा में, ठीक है। और उसको जब सारे टेस्ट किए सीरम उसको पता नहीं 350 की शुगर आ गई और फिर जब कीटोन किया तो वो पॉजिटिव था। तो उससे पहले उसकी डायग्नोज ही नहीं थी। तो ये क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है टाइप 1 की, ठीक है। लेकिन इस्टेब्लिश डायबिटीज़ में भी ये हो सकता है और टाइप 2 में भी हो सकता है, रेयर होता है देखें टाइप 2 में। लेकिन कभी भी अगर ऐसा पेशेंट होता है तो ज़रूर, ज़ाहिर बात है कि कोमा में अगर कोई पेशेंट आएगा सबसे पहले आप सारी चीज़ें उसकी देखेंगे, शुगर, कैल्शियम, ये वो, तो आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ज़रूर ख्याल में रखें, ठीक है। नोज़िया और वॉमिटिंग अक्सर हो रहा होता है, पेट में दर्द हो रहा होता है, इस तरह का कि लगता है कि पैनक्रेटाइटिस ना हो, ठीक है। अमाइलेज लाइपेज भेजा जाता है, वो नेगेटिव आ जाता है, तो इसको लेकिन ये सिम्टम नहीं था। तो हाइपरग्लाइसीमिया से ग्लाइकोसूरिया होता है, वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाता है जब ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से, तो हाइपोटेंशन और वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाती है और कॉम्बिनेशन विद पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन, ठीक है। और पेशेंट को जो है डीप शैलो ब्रीदिंग थी, तो कॉस्मॉल्स रेस्पिरेशन होती है, फ्रूटी अडर होती है पेशेंट की क्लासिकली, और वो एसीटोन की वजह से होती है, सेकेंडरी टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। लेथर्जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होगा, में एवॉल्व इनटू कोमा विद सीवियर डीके बट शुड बी प्रम्प्ट एवालुएशन फॉर अदर रीज़न फॉर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। यानी कि अब ये नहीं है कि बस जो भी कोमा में आ रहा है उसको बस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ही होगा, तो आप बाकी सारी चीज़ें देखें ना, कोई इन्फेक्शन ना हो, हाइपोक्सीमिया ना हो रहा हो, कोई और चीज़ ना हो, फीवर की कोई और वजह हो और उसकी जो है कोई और वजह है, तो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से आप फिर ये सारी चीज़ें देखेंगे ना, अगर आपको जो रेलेवेंट साइन सिम्टम्स मिल रहे होंगे। सेरिब्रल एडीमा जो है ना एक एक्सट्रीमली सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है डीके में, और ज़्यादातर बच्चों में होती है।
तो साइंस ऑफ इन्फेक्शन फिर आपको तलाश करने चाहिए ऐसे पेशेंट में जिन्होंने प्रेसिपिटेट किया डीके को, तो वो फिज़िकल एग्जामिनेशन में, और इवन इन द एब्सेंस ऑफ फीवर भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि कोई इन्फेक्शन ना हुआ हुआ। टिश्यू इस्कीमिया अगर हो, जैसे हार्ट या ब्रेन का मायोकार्डियल इंफार्क्शन में प्रेसिपिटेट हो सकता है या स्ट्रोक में प्रेसिपिटेट हो सकता है, ठीक है, तो इन सब को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी क्या है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की? Now this diabetic ketoacidosis, it results from relative or absolute insulin deficiency combined with counter-regulatory hormone excess, यानी कि ग्लूकागॉन, कैटाकोलामीन्स, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, ये सब ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। Both insulin deficiency and glucagon excess are necessary for DK to develop. The decreased ratio of insulin to glucagon promotes gluconeogenesis, glycogenolysis, and ketone body formation in the liver, as well as increase in the substrate delivery from the fat and the muscle, free fatty acids, amino acids to the liver. ठीक है, तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। कीटोसिस क्यों होता है? It results from a marked increase in the free fatty acid release from adipocytes with a resulting shift toward ketone body synthesis in the liver. Reduced insulin levels in combination with the elevations in the catecholamines and growth hormone also increase lipolysis, क्योंकि ये hormones भी lipolysis कराते हैं, and release of free fatty acids, markers of inflammation यानी कि cytokines, CRP वगैरह सब elevate हो जाते हैं DK में। अब laboratory abnormalities क्या क्या होंगी? Timely diagnosis of DK is crucial and allows for prompt initiation of therapy. DK is characterized by hyperglycemia, ketosis, metabolic acidosis, यानी कि सीरम बाइकार्बोनेट जो है वो 18 या 15 to 18 मिलीमोल पर लीटर से भी कम होते हैं, विद इंक्रीज एनाइन गैप अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स, यानी कि हमने अपने पेशेंट में ये सब निकाल लिया है, तो इंक्रीज एनाइन गैप है उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओकेजनली सीरम ग्लूकोज इज ओनली मिनिमली एलिवेटेड एंड मे बी नॉर्मल, यूग्लाइसेमिक भी होता है DK, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपको सिर्फ 250 ही मिल रहा है तो DK नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, आप दूसरी चीज़ें देखें, ठीक है। दिस हैज़ बीन नोटेड इन इंडिविजुअल ट्रीटेड विद SGLT2 इनहिबिटर्स, उनमें आ सकता है, जो ये इस्तेमाल कर रहे हो उनमें यूग्लाइसेमिक DK भी हो सकता है। आर्टीरियल pH यूजुअली रेंजेस बिटवीन 6.8, तो बहुत ही सीवियर हो गया, एंड 7.3, हमारे पेशेंट को 7.3 है, यानी कि एसिडोसिस हुआ है, और बाइकार्बोनेट कम है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ एसिडोसिस फिर pH रेंज करती है 6.8 to 7.3 से। डिस्पाइट अ टोटल बॉडी पोटेशियम डेफिसिट, द सीरम पोटेशियम एट प्रेजेंटेशन में भी माइल्डली एलिवेटेड सेकेंडरी टू एसिडोसिस एंड वॉल्यूम डिप्लीशन। तो कभी कभी ये होता है DK में जो है पोटेशियम है तो नॉर्मल होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, तो लेकिन क्योंकि पेशेंट को इतना सिवियर डिप्लीशन होता है फ्लूइड का, इतना डिहाइड्रेटेड होता है वो कि उसको सही हमारे पास सोडियम की रीडिंग नहीं आ रही होती है, तो हमेशा पोटेशियम रिप्लेस करना चाहिए उस सूरत में अगर नॉर्मल भी आ रहा हो तो। टोटल बॉडी स्टोर्स ऑफ सोडियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम आर आल्सो रिड्यूस्ड इन DK बट नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड बाय देयर लेवल्स इन द सीरम बिकॉज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। एलिवेटेड BUN सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स रिफ्लेक्ट इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, तो इसका भी 1.4 और BUN 80 आ रहा है, तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से बढ़ा हुआ आ रहा है। ल्यूकोसाइटोसिस, हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया आर कॉमनली फाउंड इन एज वेल। हाइपर amylasemia suggests acute pancreatitis when accompanied by abdominal pain. However, in DK, the amylase is of salivary origin and thus it is not diagnostic of pancreatitis. Serum lipase should be obtained if pancreatitis is suspected. ठीक है, तो लाइपेज कराने की ज़रूरत है क्योंकि DK में जो है salivary origin का amylase बढ़ जाता है। Measured serum sodium is reduced as a consequence of hyperglycemia. A normal serum sodium in the setting of DK indicates a more profound pot deficit. So in DK, the ketone body beta hydroxybutyrate is synthesized at 3-fold greater rate than acetoacetate. Serum ketones are elevated. तो serum ketones भी आप कर सकते हैं। Ketonemia is a consistent finding in DK and distinguishes it from simple hyperglycemia. तो हो सकता है कि पेशेंट को सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया हो, कीटोन बॉडीज उसकी नॉर्मल हो, तो वो DK नहीं होगा, ठीक है।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब अगर आपको ये मिल रहा है कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ग्लाइकोसूरिया भी हो रहा है और कीटोन बॉडीज़ भी आ रहे हैं यूरिन में, तो स्टार्वेशन कीटोसिस हो सकता है, अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट यूजुअली मोर देन 15 होते हैं इसमें। एंड नंबर 3 अदर फॉर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल ये सब इनकी जो पॉइजनिंग होती है उन सब में हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल रहा होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट अब कैसे करेंगे? पहले तो आप कंफर्म कर लें, नंबर 1 डायग्नोसिस, इंक्रीज सीरम ग्लूकोज होना चाहिए, इंक्रीज सीरम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट अगर आप सीरम कीटोन करा रहे हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, हाई एनाइन गैप और यूरिन में कीटोन और शुगर दोनों आ रहे होंगे। नंबर 2 एडमिट टू द हॉस्पिटल ICU फॉर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग इफ pH इज़ लेस देन 7, लेबर्ड रेस्पिरेशन हो रही है और इम्पेयर्ड लेवल ऑफ अराउजल है, जैसे हमारे पेशेंट में था, तो ICU में से एडमिट कर लिया था। फिर असेस करें आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सब देखें। नंबर 2 एसिड बेस स्टेटस, यानी कि pH, ABG आप करवाएं, बाइकार्बोनेट, PCO2, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। नंबर 3 रीनल फंक्शन, क्रिएटिनिन, यूरिन आउटपुट। ठीक है। 4 रिप्लेस फ्लूइड्स, तो ज़्यादातर जो है 2 to 3 लीटर का जो है लॉस होता है, डिप्लीशन होती है फ्लूइड की, तो 0.9% सलाइन और लैक्टेट ड्रिंकर्स ओवर फर्स्ट 1 to 3 आवर्स 10 to 20 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर, सब्सिक्वेंटली 0.45% saline at 250 to 500 ml per hour, change to 5% glucose and 0.45 saline or Ringer's lactate at 150 to 250 milliliter per hour when blood glucose reaches 250। मतलब ये सब आप इंसुलिन का इन्फ्यूजन हमने स्टार्ट कर दिया, अभी नेक्स्ट मैं बताऊंगी। तो उसमें जो है ना अगर 250 हो जाए फिर यानी कि कम होने लगे शुगर लेवल, तो फिर आप जो है ना डेक्सट्रोज और हाफ स्ट्रेंथ सलाइन फिर देते हैं। ठीक है। नंबर 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन IV 0.1 units per kilogram, then 0.1 units per kilogram per hour by continuous IV infusion. Increase 2 to 3 folds if no response by 2 to 4 hours. If the initial serum potassium is 3.3 milliequivalent per liter, do not administer insulin until the potassium is corrected. क्योंकि इंसुलिन जो है पोटेशियम को अपने साथ अंदर ले जाता है, को ट्रांसपोर्ट कर देता है पोटेशियम को, तो वो और कम हो जाएगा। तो पहले आप ज़रा पोटेशियम को रिप्लेस कर दें, फिर आप इंसुलिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट करें। सबक्यूटेनियस इंसुलिन में बी यूज्ड इन अनकॉम्प्लिकेटेड माइल्ड मॉडरेट डीके विथ क्लोज मॉनिटरिंग। ठीक है, अगर बिल्कुल माइल्ड हो तो फिर आप सबक्यूटेनियस से भी कर सकते हैं इंसुलिन से। 6 आप क्या करेंगे, असेस पेशेंट, व्हाट प्रेसिपिटेटेड द एपिसोड, नॉन कंप्लायंस था इंसुलिन की या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का, इन्फेक्शन हुआ था, ट्रॉमा हुआ था, प्रेगनेंसी थी, इन्फेक्शन, कोकेन यूज़, ये क्या चीज़ थी, तो हमारे पेशेंट में इन्फेक्शन था, UTI। इनिशिएट अप्रोप्रिएट वर्कअप फॉर प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स, तो कल्चर, एक्सरे, चेस्ट, ECG ये सब कर लें, तो हमने सब करवा लिया था, कल्चर भेज दिए थे। 7 मेजर ब्लड ग्लूकोज एवरी 1 to 2 hours, मेजर इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट एंड एनाइन गैप एवरी 4 hourly for 24 hours. Monitor blood pressure, pulse, respiration, mental status, fluid intake and output 1 to 4 hourly. ठीक है, तो बहुत फ्रीक्वेंट इसकी फ्लो शीट्स बन रही होती हैं ICU में। 9 है रिप्लेस पोटेशियम, 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर when plasma potassium is 5.0 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ इन्फ्यूजन फ्लूइड। ECG नॉर्मल होना चाहिए, यूरिन फ्लो एंड नॉर्मल, क्रिएटिनिन नॉर्मल डॉक्यूमेंट हुई भी हो। एडमिनिस्टर 4 to 80 मिली इक्विवेलेंट पर आवर व्हेन प्लाज्मा पोटेशियम लेस देन 3.5 और इफ बाइकार्बोनेट इज गिवन। इफ इनिशियल सीरम पोटेशियम इज मोर देन 5.2 डू नॉट सप्लीमेंट पोटेशियम अंटिल द पोटेशियम इज करेक्टेड। ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये नहीं कि आप ये कहें कि नहीं भाई आप देना शुरू कर दें, तो 5.2 से भी ज़्यादा आ रहा है तो पहले आप उसको फिर सही करें, फिर उसके बाद पोटेशियम देना शुरू करें। 10 डिस्पाइट अ बाइकार्बोनेट डेफिसिट, बाइकार्बोनेट रिप्लेसमेंट इज़ नॉट यूजुअली नेसेसरी। ठीक है, हालांकि होता है, बहुत कम होता है, लेकिन रैपिड रिवर्सल ऑफ एसिडोसिस में इम्पेयर कार्डियक फंक्शन, रिड्यूस टिश्यू ऑक्सीजनेशन एंड प्रोमोट हाइपोकैलीमिया। तो इसका भी बहुत डर होता है ना कि अगर आप रैपिड करेक्शन कर देंगे
एसिडोसिस की, तो कार्डियक फंक्शन को वो इम्पेयर कर देता है, टिश्यू ऑक्सीजनेशन उससे इम्पेयर हो जाती है और हाइपोकेलीमिया होने लगता है। तो इंडिकेशंस फॉर बाइकार्बोनेट रिप्लेसमेंट इज सीवियर एसिडोसिस, यानी कि पीएच हर हाल में 7.0 से कम हो। 7.3 था तो हमने तो नहीं किया, ठीक है। फॉस्फेट सप्लीमेंट इज़ नॉट बेनिफिशियल अंटिल इट इज़ लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, देन फॉस्फेट सप्लीमेंट शुड बी कंसिडर्ड एंड सीरम कैल्शियम मॉनिटर्ड। हाइपोमैग्नीशीमिया ऑल्सो रिक्वायर सप्लीमेंटेशन, तो करवा के देख लें, अगर कम है तो फिर आप सप्लीमेंट दें। Number 11, continue above until patient is stable. Glucose is 150 to 200 milligram per deciliter and acidosis is resolved. यानी कि 150 से 200 मिलीग्राम ग्लूकोज हो जाए और एसिडोसिस ख़त्म हो जाए। इंसुलिन इन्फ्यूजन में भी डिक्रीज टू 0.02 to 0.1 यूनिट्स पर किलोग्राम पर आवर। Number 12, administer long acting insulin as soon as patient is eating. Allow for a 2 to 4 hour ओवरलैप इंसुलिन इन्फ्यूजन, सबक्यूटेनियस लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इंजेक्शन। तो जैसे ही पेशेंट जो है वो कॉन्शियस हो जाए और खाने पीने लगे तो फिर हम उसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सबक्यूटेनियस देने लगेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा केस ऐसे था कि बहुत सारे पेशेंट जो है ना हमारे पास एल्डरली पेशेंट आ रहे होते हैं जो कोमा में होते हैं, डीप शैलो ब्रीदिंग होती है, चेस्ट उनका क्लियर होता है, कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं हो रहा होता और डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है उनको। तो उसमें हमारा फ़र्ज़ है कि ज़रूर जो है ना हम उसको सही तरीके से उसका यूरिन में कीटोन करवा के देखें। और हो सकता है कि भाई रेयर ओकेजन में, जैसे कि टाइप 2 में इतना कॉमन नहीं होता है, लेकिन फिर भी टाइप 2 ही ये पेशेंट था 55, कोई सस्पेक्ट कर सकता था इसको। तो एनीवे आप जो है ना ज़रूर ख्याल रखें इस चीज़ का। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्योंकि बिल्कुल प्रम्प्ट आपकी डायग्नोसिस होनी चाहिए, तभी आप ट्रीट करेंगे और पेशेंट को आप यानी कि पेशेंट जो है सेव हो जाएगी उसकी लाइफ, ठीक है। तो ये आज ये मैंने किया, काफ़ी मुझे लगा कि ये इतना कॉमन भी है और इतना इम्पॉर्टेंट भी है और आना भी चाहिए। और हर वक्त हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो ये बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। ज़ाहिर है आप जब नाइट ड्यूटीज़ अपनी इमरजेंसी की, नॉन इमरजेंसी की कर रहे होते हैं तो आ रहे होते हैं ना पेशेंट, तो आपको कितनी जल्दी ये सब मैनेज करना होता है, ठीक है। तो मैंने इसके रेफरेंस वहीं से लिया है, यानी कि हैरिसन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन 20th एडिशन 2022, ठीक है। तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा आप और बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। तो फिर मैं न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में देखूंगी अब वो क्या क्या दे रहे हैं, तो फिर आई विल ट्राई टू वर्क आउट ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।